बल्कि एक बहुत बड़ी जिंदा लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी में हर कम्युनिटी, हर ट्राइब, हर कास्ट, हर गांव बेसिकली एक अलग किताब है। वाह, क्या एनालॉजी है। अब ये सोचो कि सदियों से कुछ ब्रिलियंट माइंड्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है इन किताबों को पढ़ना सीखने में। डिड यू नो कि इंडियन सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी 1770s में शुरू हुई थी? हाँ, मतलब लगभग 250 साल की रिसर्च। कूल है ना? और आज दोस्त हम उन्हीं ब्रिलियंट माइंड्स और उनके ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज की दुनिया में एक सुपर डिटेल एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स लिटरली द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ मॉडर्न इंडिया थिंक्स अबाउट इट्स ओन सोसाइटी। एब्सोल्युटली। तो इस इनक्रेडिबल जर्नी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, समझो एक फ्रेंडली हाई-फाई है, और वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आप हमारे ऐसे ऑसम नॉलेज एडवेंचर्स कभी मिस ना करें। ओके, तो आज का लर्निंग मैप काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। चलो लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले वील ट्रेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। द ओरिजिन स्टोरी। एग्जैक्टली। देन वील एग्जामिन द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद अमेरिकन कंट्रीब्यूशन। फिर आएंगे द लेजेंड्स, एस.सी. रॉय, जी.एस. घुरे, डी.एन. मजुमदार, एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. डुबे, वेरियर एल्विन, हाइमंडॉफ, एल.पी. विद्यार्थी एंड एच.डी. संकालिया। हाँ, ये सब पूरी लिस्ट है। और फाइनली we'll connect all the dots looking at their combined impact on caste and tribal studies. तो get ready because this is going to be an epic in-depth lecture on understanding the story of India. चलो शुरू करते हैं। Topic 1. Trace the growth and development of anthropology in India. Broad micro theme, the 3-act story of Indian anthropology. Okay, तो सबसे पहले let's look at the big picture. इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी शुरू और डेवलप कैसे हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये टॉपिक बेसिकली इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी की पूरी ग्रोथ स्टोरी बताता है, उसके बिल्कुल शुरुआती कदमों से, मतलब 1770 से आज के मॉडर्न फॉर्म तक। और इसको आसान बनाने के लिए एल.पी. विद्यार्थी, जो एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पूरी जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ये याद रखना। 3 फेजेस, ठीक है, ये आसान कर देगा। मतलब एक 3 एक्ट स्टोरी की तरह सोचो, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही हो। सही। पहले आप फाउंडेशन डालते हो, वो हो गया फॉर्मेटिव फेज। ठीक। फिर आप दीवारें और मेन स्ट्रक्चर बनाते हो, वो हो गया कंस्ट्रक्टिव फेज। और आखिर में इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉडर्न फैसिलिटीज, उसको फंक्शनल बनाना, ये है एनालिटिकल फेज। यस। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही बनी। परफेक्ट एनालॉजी। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में जाते हैं। लेट्स डू इट। इंट्रोडक्शन। हम इसकी ओरिजिन स्टोरी से शुरू कर रहे हैं। ये कैसे शुरू हुई, किसके इन्फ्लुएंस में, ये सारी इन्फॉर्मेशन एल.पी. विद्यार्थी की क्लासिक बुक द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पर बेस्ड है। Okay. बैकग्राउंड, द फॉर्मेटिव फेज 1774-1919। ये फाउंडेशन स्टेज है। सब कुछ शुरू हुआ जब सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। Right. उनका गोल था इंडिया में नेचर एंड मैन को स्टडी करना। अगली पूरी सदी तक ये काम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिशनरीज और ट्रैवलर्स ने किया। रिजली, डॉल्टन, रसेल जैसे लोग। तो ये प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे? नहीं, शुरू में नहीं। उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स और कास्ट पर एनसाइक्लोपीडियाज, हैंडबुक्स और मोनोग्राफ्स लिखना शुरू किया। कोर लॉजिक, उनका मोटिवेशन प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव था। इंडिया पे रूल करने के लिए उन्हें यहाँ के लोगों को समझना जरूरी था। सही बात है। तो उन्होंने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स पर डेटा कलेक्ट किया। ये डेटा भले ही कॉलोनियल रीजंस के लिए कलेक्ट हुआ, आगे के एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए रॉ मटेरियल बन गया। अच्छा। और इसी फेज ने एस.सी. रॉय जैसे फर्स्ट जनरेशन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंस्पायर किया। ओके, तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये था कि पहली बार इंडिया की सोसाइटी का एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ। भले ही वो कॉलोनियल था, कैटेगरीज बनाई गई, ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया और एथनोग्राफिक इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हुआ। तो ये नींव थी आगे आने वाले हर काम के लिए। बिल्कुल। सो द फॉर्मेटिव फेज वाज ऑल अबाउट ब्रिटिश लेड डेटा कलेक्शन ड्रिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स व्हिच अनइंटेंशनली लेड द फाउंडेशन फॉर द डिसिप्लिन। ओके, ये क्लियर है। लेकिन मेरे पास कुछ सवाल इसको और क्लियर करने के लिए। पहला, ये जो 3 फेजेस के नाम हैं, फॉर्मेटिव, कंस्ट्रक्टिव, एनालिटिकल, ये नाम दिए किसने थे? गुड क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी है याद रखना। ये नाम दिए थे एल.पी. विद्यार्थी ने अपनी बुक द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में। उनका नाम हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ही इज अ की फिगर। गॉट इट। एल.पी. विद्यार्थी। तो इस फॉर्मेटिव फेज में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का मेन काम क्या था? सिर्फ डेटा कलेक्ट करना? प्राइमरीली हाँ, डेटा कलेक्शन और एथनोग्राफीज लिखना। वो ट्राइबल और रूरल ग्रुप्स के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट कर सकते थे, कर रहे थे। आप उन्हें इन्फॉर्मेशन गैदरर समझ सकते हो, जिन्होंने इंडिया का पहला डिटेल सोशल मैप बनाया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले फेज में। एक नाम आता है एस.सी. रॉय का और उनके जर्नल मैन इन इंडिया का। ये जर्नल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि दोस्त, ये इंडिया का पहला एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल था जो 1921 में शुरू हुआ। इससे पहले इंडियन स्कॉलर्स के पास अपनी रिसर्च पब्लिश करने के लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही नहीं था। अच्छा, तो इसने उन्हें एक वॉइस दी। एग्जैक्टली, इसने उन्हें एक वॉइस दी और इंडियन स्कॉलर्स की एक कम्युनिटी बनाने में हेल्प की। इट वाज अ टोटल गेम चेंजर, समझे? बिल्कुल। और आखिरी एनालिटिकल फेज में अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात हुई। उसका सबसे बड़ा सिंगल बिगेस्ट इंपैक्ट क्या था? द शिफ्ट फ्रॉम स्टडीइंग जस्ट ट्राइब्स टू स्टडीइंग इंडियन विलेजेस। इससे पहले इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ऑलमोस्ट ट्राइब से ऑब्सेस्ड थी। राइट। अमेरिकन इन्फ्लुएंस, खासकर रॉबर्ट रेडफील्ड जैसे स्कॉलर से विलेज स्टडीज को सेंटर स्टेज पर ले आया और इसी से हमें संस्कृताइजेशन जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स मिले। इंटरेस्टिंग। लास्ट सवाल इस टॉपिक पर पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ था।
सिंपल शब्दों में ये क्या था? बेसिकली ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 1985 से 1992 के बीच में। इसका गोल था इंडिया की हर एक कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट और स्टडी करना। मतलब एक तरह से पूरे देश का एक मैसिव कल्चरल सेंसस। बिल्कुल सही, एक मैसिव कल्चरल सेंसस। वाओ। ओके, चलो इसको लॉक करते हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। The three phases of Indian anthropology are formative, constructive, and analytical. Practice saying, इन शॉर्ट, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी 3 क्लियर स्टेजेस में ग्रो हुई। ब्रिटिश लेड डेटा कलेक्शन से शुरू होकर एक इंडिपेंडेंट एनालिटिकल डिसिप्लिन बनी जो इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करती है। Topic 2. Examine the contribution of British anthropology to Indian anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, द कॉलोनियल फाउंडेशन। अब चलो उन पे आर्किटेक्ट्स पर जूम इन करते हैं। ये टॉपिक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पर पहले 150 साल तक ब्रिटिश स्कॉलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के गहरे असर के बारे में है। उन्होंने इसकी पहली ड्राफ्ट लिखी थी। राइट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कोई नया वीडियो गेम सीख रहे हो। शुरू में आप उस इंसान से सीखते हो जिसने गेम डिजाइन किया है। आप उसके रूल्स, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसका मैप फॉलो करते हो। अर्ली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए वो गेम डिजाइनर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी थी। चलो इस लेगेसी को एक्सप्लोर करते हैं। एग्जैक्टली। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन। हम अब स्पेसिफिकली ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन पर फोकस कर रहे हैं जो फॉर्मेटिव और कंस्ट्रक्टिव फेजेस में सबसे डोमिनेंट था। लेट्स ब्रेक डाउन देयर इम्पैक्ट। ठीक है। बैकग्राउंड द पायोनियर्स। शुरुआत तो एशियाटिक सोसाइटी से हुई 1784 में, लेकिन असल एकेडमिक काम प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे W.H.R. रिवर्स ने शुरू किया। उन्होंने टोडाज ऑफ द नीलगिरी हिल्स पर एक क्लासिक स्टडी की। अच्छा। फिर थे A.R. रैडक्लिफ ब्राउन जिन्होंने अंडमान आइलैंड्स की ओंगे ट्राइब को स्टडी किया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, ये ग्लोबल एकेडमिक सुपरस्टार्स थे। वाओ। कोलॉजिक। उनका काम जो इंटेंसिव फील्ड वर्क पर बेस्ड था, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया। वो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और मेथड्स इंडिया में लाए। उनके डिटेल्ड मोनोग्राफ्स ने S.C. रॉय जैसे पहले इंडियन स्कॉलर्स को बहुत इंस्पायर किया। तो S.C. रॉय उनसे काफी प्रभावित थे। बहुत ज्यादा। S.C. रॉय फ्रेजर और हैडन जैसे ब्रिटिश स्कॉलर्स को फॉलो करते थे। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था सेंसस। इंडिया में जो सेंसस ऑपरेशंस हुए, खासकर 1891 से 1931 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेंसस वो तो पॉपुलेशन काउंट करने के लिए होता है ना? हाँ, लेकिन ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी बन गया। हर्बर्ट रिस्ले ने 1901 सेंसस में इंडियन पॉपुलेशन का एक डिटेल्ड रेशियल क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कास्ट सिस्टम की स्टडी को फॉर्मलाइज किया और ट्राइब टर्म को एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत। कंक्लूजन तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फाउंडेशनल था। उन्होंने डिसिप्लिन शुरू की, पहला डेटा सेट कलेक्ट किया और पहली क्लासिक एथनोग्राफीज लिखी, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव हमेशा कॉलोनियल था जिसे रूल करने की जरूरत ड्राइव करती थी। ये इन्फ्लुएंस आजादी के बाद नेचुरली कम होने लगा। ये सुपर इंटरेस्टिंग है। मतलब उन्होंने घर बनाया लेकिन अपने मतलब के लिए। ओके, क्वेश्चन टाइम। आपने कहा S.C. रॉय को फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी कहते हैं, लेकिन वो किससे इन्फ्लुएंस थे? पूरी तरह से। द ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेजर, रिवर्स, हैडन जैसे स्कॉलर्स का उनके काम पर बहुत गहरा असर था। सोच लो, द स्टूडेंट लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द मास्टर्स ऑफ दैट टाइम और फिर खुद एक मास्टर बन गए। फैसिनेटिंग। आपने सेंसस का जिक्र किया। सेंसस ने ट्राइब टर्म को एग्जैक्टली कैसे यूज किया? 1931 का सेंसस खासकर उसने इस टर्म को ठीक से डिफाइन और यूज किया। बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कुछ ऐसी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया जो हिंदू कास्ट स्ट्रक्चर में फिट नहीं होती थी। अच्छा। उन्हें ट्राइब्स का लेबल देकर उनके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बना दी। इसके बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और सोशल इफेक्ट्स हुए। समझ गया। और फिर आते हैं वेरियर एल्विन और उनका नेशनल पार्क कॉन्सेप्ट। उसका मेन आइडिया क्या था? आइडिया था ट्राइब्स के लिए आइसोलेटेड जोन्स या रिजर्व्स बनाना। उनकी नियत थी कि उन्हें नॉन ट्राइबल दुनिया के एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल करप्शन से बचाया जा सके। मतलब उनके आसपास एक दीवार खड़ी कर दो। हाँ, एक मेटाफोरिकल दीवार। नियत शायद अच्छी थी, लेकिन इस अप्रोच को आइसोलेशनिस्ट कहकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया। तो क्या ब्रिटिश इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉजिटिव था? ये तो अभी तक मिक्स्ड बैग लग रहा है। ये बिल्कुल एक मिक्स्ड लेगेसी थी। सिर्फ पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने नींव रखी और साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, जो अच्छा था, लेकिन उनका व्यू अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों से बायस्ड होता था। उन्होंने एक फ्लूइड सोसाइटी के लिए रिजिड कैटेगरीज बनाई, जिसके अपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुए। समझे? हाँ, समझ गया। फाइनल क्वेश्चन इस पर, ये इतना बड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कम होना कब शुरू हुआ? क्लियरली इंडिया की आजादी के बाद 1947 में वो टर्निंग पॉइंट था। इंडियन स्कॉलर्स ने अपने रिसर्च एजेंडास खुद सेट करना शुरू किया और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का एक नया पावरफुल इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। Got it. Okay, everyone, time to practice. Pause and say it. The British contribution included foundational ethnographies, the census classification, and influential scholars like Rivers and Elwin. Practicing. In short, ब्रिटिश ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की नींव रखी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा कलेक्शन और एकेडमिक फील्ड वर्क के जरिए, लेकिन ये कॉलोनियल लेगेसी कॉम्प्लेक्स थी और आजादी के बाद फीकी पड़ने लगी। Topic 3. Examine the contribution of American anthropology to Indian anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, द मॉडर्न शिफ्ट। Okay, तो 1947 के बाद कहानी एक तीखा मोड़ लेती है। ये टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में है, जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ने अपनी नजर ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ फेरी। हाँ, और नए आइडियाज और स्कॉलर्स को अपनाया। ये एनालिटिकल फेज का दिल है। टोटली। ये वैसा ही है जैसे सालों तक आप सिर्फ क्लासिक रॉक सुनते थे,
फिर अचानक आपने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिस्कवर किया और उसने आपका पूरा टेस्ट बदल दिया। सही। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ने अपना इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में डिस्कवर किया। चलो इस शिफ्ट को अनपैक करते हैं। बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का। चलो कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। लेट्स गो। इंट्रोडक्शन। आजादी के बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एलपी विद्यार्थी इसे एनालिटिकल फेज कहते हैं। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कम हुआ और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी सेंटर स्टेज पर आ गई। देखते हैं कैसे। ओके। बैकग्राउंड। द शिकागो स्कूल। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से आया, खासकर एक स्कॉलर रॉबर्ट रेडफील्ड से। उन्होंने और उनके कॉलीग्स ने मिलकर जिसे शिकागो स्कूल कहा जाता है वो बनाया। उस जनरेशन के कई की इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे एमएन श्रीनिवास और एलपी विद्यार्थी या तो वहां पढ़े या उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। कोर लॉजिक फ्रॉम ट्रेडिशंस टू कंटिन्यूअम। हाँ, रेडफील्ड का काम ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस और फोक अर्बन कंटिन्यूअम जैसे कॉन्सेप्ट्स पर फोकस था। इससे इंस्पायर होकर इंडियन स्कॉलर्स ने अपने पावरफुल कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। जैसे एमएन श्रीनिवास ने अपनी विलेज स्टडीज के बाद सांस्कृटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट दिए। मैकिम मैरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन एंड परोखियलाइजेशन दिया और एलपी विद्यार्थी ने गया की अपनी स्टडी से सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। वाह। ये कॉन्सेप्ट्स लोकल कल्चर्स और लार्जर इंडियन सिविलाइजेशन के कनेक्शन को समझाते थे। और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या था इसका? इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। फोकस सिर्फ ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने से हटकर इंडियन विलेजेस के अंदर के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को एनालाइज करने पर शिफ्ट हो गया। ठीक है। एक और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जूलियन स्टुअर्ट और उनकी कल्चरल इकोलॉजी की थ्योरी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। इससे एलपी विद्यार्थी ने अपना नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स डेवलप किया। अच्छा। और आखिर में सोशल टैक्स के इन्फ्लुएंस से अप्लाइड एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का उदय हुआ। ये आइडिया कि एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने और गवर्नमेंट पॉलिसी को गाइड करने के लिए यूज किया जाए। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी ने इंडियन स्कॉलर्स को एक बिल्कुल नया सोफिस्टिकेटेड टूल किट दिया थ्योरीज का। इससे वो इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक बेहतर तरीके से समझ पाए। इट वाज अ ट्रूली सिग्निफिकेंट एंड मॉडर्नाइजिंग शिफ्ट। ओके, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, शिकागो स्कूल से आपका मतलब क्या है? कोई एक्चुअल स्कूल बिल्डिंग? हाँ, अच्छा सवाल। नहीं, ये कोई फिजिकल स्कूल नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और वहां से 20th सेंचुरी के मिड में उभरे एक खास स्कूल ऑफ थॉट को रेफर करता है। रॉबर्ट रेडफील्ड उसके लीडिंग फिगर थे, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। गॉट इट, गॉट इट। स्कूल ऑफ थॉट। अब सबसे बड़ा सवाल, संस्कृताइजेशन। सिंपल शब्दों में इसका बेसिक आइडिया क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जहां एक लोअर कास्ट या ट्राइब एक हायर या डोमिनेंट कास्ट के रिचुअल्स, लाइफस्टाइल और कस्टम्स को अपनाकर अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव करने की कोशिश करती है। अच्छा। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि इसने दिखाया कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह से रिजिड नहीं था, सोशल मोबिलिटी की गुंजाइश थी। ओके। और ये नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं है, आई प्रॉमिस। एलपी विद्यार्थी ने बस ये समझाया कि कुछ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए उनकी पूरी दुनिया एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अच्छा, कैसे? आप नेचर, उनका एनवायरनमेंट, मैन, उनकी सोसाइटी और स्पिरिट वर्ल्ड, उनके सुपरनैचुरल बिलीफ्स को अलग नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे को लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं। इट्स अ होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू। कूल ना? दैट इज प्रीटी कूल। ओके, और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का प्रैक्टिस में क्या मतलब है? इसका मतलब है एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को एकेडमिक किताबों से बाहर निकालकर रियल वर्ल्ड में यूज करना। जैसे एक कम्युनिटी के कल्चर की समझ को यूज करके बेहतर हेल्थ प्रोग्राम्स या ज्यादा इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना। ये है नॉलेज इन एक्शन। परफेक्ट। तो अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को एक लाइन में समराइज करना हो तो वो क्या होगा? It brought a new focus on theory, village studies, and the application of anthropology for social development in a newly independent India. एक्सीलेंट। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। चलो इन की कॉन्सेप्ट्स को जोर से बोलते हैं। Okay, pause. Let's practice the key concepts. Sanskritization, dominant caste, sacred complex, nature, man, spirit complex. Practice saying, इन शॉर्ट, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी ने आज़ादी के बाद क्रूशल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए और फोकस को विलेज स्टडीज और अप्लाइड वर्क पर शिफ्ट किया, इस डिसिप्लिन को सच में मॉडर्नाइज करते हुए। Topic 4. Discuss the contribution of S.C. Roy to Indian anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, द फर्स्ट इंडियन पायनियर। अब चलो लेजेंड से मिलते हैं और शुरुआत हमें फाउंडर, पायनियर शरद चंद्र रॉय से करनी होगी। उन्हें बिल्कुल सही तौर पर फादर ऑफ इंडियन एथनोलॉजी कहा जाता है। हाँ, उन्होंने बेसिकली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का ग्राउंड फ्लोर बनाया। एग्जैक्टली। हर सुपर हीरो टीम का एक फाउंडर होता है, राइट? जैसे एक्समैन के लिए प्रोफेसर एक्स। सही। एस.सी. रॉय इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर एक्स थे। उनके टाइटल्स ही उनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। द फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफर, द फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो चलो उस आदमी की बात करते हैं जिसने ये सब शुरू किया। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। Okay. इंट्रोडक्शन। एस.सी. रॉय एक मोन्यूमेंटल फिगर है। उनसे पहले इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा फील्ड था जिसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स डोमिनेट करते थे। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने अपनी जिंदगी इसके लिए डेडिकेट की और इसे एक प्रॉपर एकेडमिक शेप दिया। बैकग्राउंड फ्रॉम लॉ टू एंथ्रोपोलॉजी। इंटरेस्टिंगली रॉय ट्रेन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, वो रांची में एक वकील थे।
ट्राइबल लैंड राइट्स के केसेस पर काम करते हुए उन्होंने देखा कि उनके साथ कितना अन्याय और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अच्छा, वो उनकी हालत से इतने दुखी हुए कि उन्होंने उन्हें बेहतर समझने और उनकी मदद करने के लिए उन्हें स्टडी करने का फैसला किया। His empathy drove his passion. कोर लॉजिक, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। उन्होंने अपनी जिंदगी फील्ड वर्क के लिए डेडिकेट कर दी। उन्होंने छोटा नागपुर रीजन की ट्राइब्स जैसे ओराओं, मुंडा और खारिया पर एक्सटेंसिव स्टडीज की। उनके मोनोग्राफ्स जैसे द मुंडाज एंड द कंट्री और द ओरेयंस ऑफ छोटा नागपुर क्लासिक्स माने जाते हैं। ये सिर्फ डेटा डंप्स नहीं थे, ये एक ट्राइब की पूरी लाइफ पर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट्स थे। उन्होंने सिर्फ ट्राइब्स ही नहीं, कास्ट, रिलीजन और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर भी लिखा। और उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। रॉय सिर्फ एक रिसर्चर नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। उन्होंने 1921 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी शुरू करवाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अच्छा, और उसी साल उन्होंने इंडिया का पहला एंथ्रोपोलॉजी जर्नल मैन इन इंडिया फाउंड किया। सोचो, एक ही आदमी ने ये सब किया। इनक्रेडिबल। कंक्लूजन, एस.सी. रॉय ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को एक विजन दिया। उन्होंने दिखाया कि इंडियंस अपनी सोसाइटी को एम्पैथी और साइंटिफिक रिगर के साथ स्टडी कर सकते हैं और करना चाहिए। उनका काम आने वाली जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन बना। क्या इनक्रेडिबल कहानी है। एक वकील जो अपने ज़मीर की वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गया। ओके, मेरे कुछ सवाल हैं। उनके मोनोग्राफ्स जैसे द मुंडाज एंड देयर कंट्री में क्या खास बात थी? वो इनक्रेडिबली कॉम्प्रिहेंसिव थे और एक इंसाइडर के पर्सपेक्टिव से लिखे गए थे। उन्होंने एक ट्राइब की हिस्ट्री, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, कस्टम्स, आर्ट सब कुछ कवर किया। मतलब A to Z। हाँ, उन्होंने इंडियन ट्राइब्स के बारे में सिस्टमैटिक एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज की नींव रखी। वो आज भी पढ़े जाते हैं। आपने कहा कि वो एम्पैथी से ड्रिवन थे। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में उनके क्या विचार थे? वो इसके अर्लीस्ट एडवोकेट्स में से एक थे। ही प्लीडेड फॉर इट। अपने वर्क्स के जरिए उन्होंने लगातार आर्ग्यू किया कि एंथ्रोपोलॉजी को ट्राइब्स के दुख के कारण ढूंढने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर में मदद करने के लिए यूज करना चाहिए। वो एक सच्चे विजनरी थे। और मैन इन इंडिया जर्नल शुरू करना इतनी बड़ी बात क्यों थी? क्योंकि उससे पहले इंडियन स्कॉलर्स को अगर पब्लिश करना होता था तो फॉरेन जर्नल्स में करना पड़ता था। अगर कर पाते थे तो उनके पास अपना प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इसने उन्हें कलेक्टिव वॉइस दी। बिल्कुल, इस जर्नल ने उन्हें कलेक्टिव वॉइस दी और इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी को एक सीरियस डिसिप्लिन के तौर पर एस्टैब्लिश करने में मदद की। समझे? क्रिस्टल क्लियर। क्या उनके काम को उस वक्त कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली? एब्सोल्युटली। उनके टाइम के टॉप एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ग्लोबल जायंट्स जैसे सर जे फ्रेजर, W.H.R. रिवर्स और R.R. मैरिट, सब ने उनके काम की बहुत तारीफ की। ही वाज कंसिडर्ड अ वर्ल्ड क्लास स्कॉलर। लास्ट क्वेश्चन। एक वकील होने का उन्हें एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पर क्या फायदा हुआ? उनका लीगल बैकग्राउंड उन्हें जस्टिस, राइट्स और एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे पर बहुत सेंसिटिव बनाता था। वो ट्राइब्स के दुख को एक लीगल पर्सपेक्टिव से, लैंड लॉज एक्सेट्रा, और एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, दोनों से समझ पाते थे। इट वाज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंटास्टिक। चलो उनकी लेजेंडरी किताबों के नाम प्रैक्टिस करते हैं। Let's say his famous monographs aloud. The Mundas and Their Country, The Orons of Chota Nagpur. प्रैक्टिस। In short, S.C. Roy, the father of Indian ethnology, ने एम्पैथी के चलते लॉज से एंथ्रोपोलॉजी में ट्रांजिशन किया, ट्राइब्स पर फाउंडेशनल मोनोग्राफ्स लिखे और मैन इन इंडिया जैसे की इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए। टॉपिक 5. Discuss the contribution of G.S. Ghurye to Indian anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, द इंडोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट। ओके, अगली स्कॉलर का अप्रोच बिल्कुल अलग है। गोविंद सदाशिव घुरिये। अगर S.C. रॉय फील्ड में थे तो घुरिये लाइब्रेरी में थे। एंथ्रोपोलॉजी को इंडिया के एंशिएंट पास्ट से जोड़ रहे थे। राइट, ये कॉन्ट्रास्ट मुझे अच्छा लगा। अगर रॉय जमीन पर डिटेक्टिव थे तो घुरिये आर्काइव्स में हिस्टोरियन थे जो एंशिएंट टेक्स्ट का यूज करके पजल को जोड़ रहे थे। ही वाज द इंडोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन। G.S. घुरिये को इंडियन सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स में से एक माना जाता है, लेकिन उनका काम एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी सेंट्रल है। उनका अप्रोच यूनिक और बहुत इन्फ्लुएंशियल था। ठीक है। बैकग्राउंड। प्रोफ घुरिये एकेडमिकली ब्रिलियंट थे। उन्होंने अपनी PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, फेमस W.H.R. रिवर्स के अंडर। ओह, रिवर्स के अंदर। हाँ। फिर वो वापस आए और 35 साल तक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के हेड रहे और उन्होंने कई जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स को ट्रेन किया। कोर लॉजिक। द इंडोलॉजिकल अप्रोच। घुरिये के काम का कोर लॉजिक था इंडोलॉजी का यूज, मतलब इंडियन स्क्रिप्चर्स और क्लासिकल टेक्स्ट्स जैसे वेदास और शास्त्रस की स्टडी कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। तो वो टेक्स्ट यूज करते थे। हाँ, वो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और क्लासिकल इंडोलॉजी के बीच के गैप को भरने वाले पायनियर थे। और उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? उनका सबसे फेमस काम कास्ट एंड रेस इन इंडिया ने एंशिएंट टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम के ओरिजिन्स को ट्रेस करके एक डिटेल्ड अकाउंट दिया। लेकिन उनका कंट्रोवर्शियल इम्पैक्ट? वो ट्राइबल स्टडीज पर था। अपनी बुक द एबोरिजिनीज सो कॉल्ड एंड द फ्यूचर में उन्होंने आर्ग्यू किया कि ट्राइब्स हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं है। उन्होंने उन्हें बैकवर्ड हिंदूज कहा और उनके मेन स्ट्रीम में एसिमिलेशन की जोर से वकालत की। बैकवर्ड हिंदूज? हाँ, इस वजह से वो वेरियर एल्विन के आमने सामने आ गए। तो उसका कंक्लूजन? जी, G.S. घुरिये का टेक्सचुअल, इंडोलॉजिकल और मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव ने इंडियन सोसाइटी, खासकर कास्ट और ट्राइब्स को समझने के लिए एक बिल्कुल अलग लेंस प्रोवाइड किया। वो अपनी फील्ड के एक जायंट थे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि आज के इंडिया को समझने के लिए आपको उसकी सबसे पुरानी किताबें पढ़नी होंगी। ये एक पावरफुल आइडिया है।
ओके, क्वेश्चंस। घुरे का प्राइमरी मेथड ऑफ स्टडी क्या था? फील्ड वर्क था नहीं, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। उनका प्राइमरी मेथड था टेक्सचुअल एनालिसिस। ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कम्युनिटीज के साथ रहते हैं, उनके विपरीत घुरिये का काम ज्यादातर टेक्स्ट पर ओरिएंटेड था, जिसमें वो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स से एविडेंस और इनसाइट्स लेते थे। और ट्राइब्स के बारे में उनका मेन आर्गुमेंट क्या था? ये बैकवर्ड हिंदूज वाला आइडिया फिर से समझा सकती हैं? श्योर, वो एक एसिमिलेशनिस्ट थे। उनका मानना था कि ज्यादातर इंडियन ट्राइब्स हिंदू किसान कम्युनिटीज से फंडामेंटली अलग नहीं है, वो बस आइसोलेटेड है और डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं। अच्छा, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्हें बैकवर्ड हिंदूज के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके अपने प्रोग्रेस के लिए उन्हें मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी में इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इससे वरियर एल्विनसन की बड़ी डिबेट हुई। वो डिबेट असल में किस बारे में थी? की बात करते थे द आइसोलेशनिस्ट अप्रोच। और घुरिये? घुरिये ने इसका जोर से विरोध किया। उन्हें नेशन में इंटीग्रेट करने की बात की, द असिमिलेशनिस्ट अप्रोच। ये आइडियाज की एक क्लासिक टक्कर थी। उनकी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये कास्ट सिस्टम पर पहली और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक स्टडीज में से एक थी, जिसने एंशिएंट टेक्स्ट्स, इंडोलॉजी के इनसाइट्स को सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के साथ कंबाइन किया। ये इंडिया में कास्ट पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गई। लास्ट क्वेश्चन। उन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अकेले ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी को बिल्ड किया, जो आने वाले कई दशकों तक इस डिसिप्लिन का प्रीमियर सेंटर था। उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट्स की पूरी पहली जनरेशन को ट्रेन और मेंटोर किया। उन्होंने इस फील्ड को लिटरली जमीन से बनाया। वाओ, एक और इंस्टीट्यूशन बिल्डर, एस.सी. रॉय की तरह, लेकिन अलग तरीके से। ओके, चलो उनके कोर आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं। Let's say it. G.S. Ghurye used Indological texts and believed tribes were backward Hindus. Practicing. इन शॉर्ट, जीएस घुरिया, द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ने कास्ट को स्टडी करने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट का यूज किया और विवादास्पद रूप से ट्राइब्स के मेनस्ट्रीम हिंदू सोसाइटी में पूर्ण असिमिलेशन की वकालत की। Topic 6. Discuss the contribution of D.N. Majumdar to Indian anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, द मास्टर फील्ड वर्कर। अब चलो पेंडुलम को लाइब्रेरी से वापस फील्ड की तरफ ले चलते हैं। हमारे अगले स्कॉलर हैं धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के सबसे बेहतरीन और डेडिकेटेड फील्ड वर्कर्स में से एक। ये रिदम मुझे पसंद आ रहा है। फील्ड से रॉय, लाइब्रेरी में घुरिए और अब वापस फील्ड में मजूमदार के साथ। ही वॉज द मास्टर फील्ड वर्कर। इमेजिन एक ऐसा डिटेक्टिव जो सिर्फ क्राइम सीन पर नहीं जाता, बल्कि उस कम्युनिटी में सालों तक रहता है उसके गहरे राज सुलझाने के लिए। वो थे डीएन मजूमदार। बिल्कुल परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। चलो कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन। डीएन मजूमदार इस डिसिप्लिन के एक सच्चे जायंट थे, जो फील्ड वर्क के लिए अपने जबरदस्त कमिटमेंट और एंथ्रोपोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस को इंटीग्रेट करने की अपनी यूनिक एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ओके। बैकग्राउंड। घुरिये की तरह उन्होंने भी अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। वो लेजेंडरी बी मैलिनोव्स्की के स्टूडेंट थे, जो मॉडर्न फील्ड वर्क ट्रेडिशन के फादर माने जाते हैं। तो उन्होंने बेस्ट से सीखा था। सही बात है। कोर लॉजिक, इंटीग्रेटेड अप्रोच। मजूमदार के काम का कोर लॉजिक था लॉन्ग टर्म इंटेंसिव फील्ड वर्क, लोकल डायलेक्ट्स का यूज करते हुए। लेकिन जो चीज उन्हें यूनिक बनाती थी वो था उनका इंटीग्रेटेड अप्रोच। मतलब? वो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी दोनों में मास्टर थे। वो एक ट्राइब के कल्चर को भी स्टडी करते थे और उनके फिजिकल मेजरमेंट्स एंथ्रोपोमेट्री भी लेते थे। ये तो काफी यूनिक है। हाँ, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये हुआ कि उनके पब्लिकेशंस क्लासिक्स हैं। उनकी पीएचडी थीसिस अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, हो ट्राइब पर नॉन ट्राइबल कल्चर के इम्पैक्ट पर एक पायनियरिंग स्टडी थी। और उनकी फेमस बुक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया ने आर्ग्यू किया कि इंडिया एक मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस है। उन्होंने महान स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस के साथ कोलैबोरेट करके फेमस D2 स्टैटिस्टिक्स भी डेवलप की। वाओ। और इन सब के ऊपर 1957 में उन्होंने हिमालयाज में रूपकुंड लेक में सैकड़ों एंशिएंट स्केलेटन्स की चौंका देने वाली खोज की। अनबिलीवेबल। कंक्लूजन। डीएन मजूमदार एक सच्चे इंटीग्रेशनिस्ट थे, सिर्फ लोगों के नहीं बल्कि एंथ्रोपोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस के भी, कल्चरल, बायोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल। उन्होंने दिखाया कि लोगों को पूरी तरह समझने के लिए आपको उन्हें हर एंगल से स्टडी करना होगा। एक साइंटिस्ट, एक सोशियोलॉजिस्ट और एक एक्सप्लोरर, सब एक में। ओके, क्वेश्चंस। मजूमदार के फील्ड वर्क स्टाइल में क्या खास था? दो चीजें, ड्यूरेशन और डेप्थ। वो एक ही कम्युनिटी पर अपना फील्ड वर्क कई सालों में फैलाते थे ताकि उन्हें अलग अलग मौसमों और सिचुएशंस में देख सकें। और वो हमेशा उनकी लोकल डायलेक्ट्स सीखने और उसे इस्तेमाल करने पर जोर देते थे ताकि ऑथेंटिक गहरी इंसाइट्स मिल सकें, कोई शॉर्टकट्स नहीं। और जब उन्होंने इंडिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस कहा, तो उनका क्या मतलब था? अपनी एक्सटेंसिव एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज के थ्रू पूरे इंडिया में लोगों के फिजिकल फीचर्स को मापकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इंडिया की पॉपुलेशन अलग अलग रेशियल एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो हजारों सालों में घुल मिल गए हैं। अच्छा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडिया में प्योर रेस जैसी कोई चीज नहीं है। आपने D2 स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया, ये काफी टेक्निकल लगता है। सिंपल शब्दों में ये क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो उन्होंने पीसी महालनोबिस के साथ डेवलप किया, दो अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच उनके फिजिकल मेजरमेंट्स के आधार पर डिस्टेंस या डिफरेंस को मापने के लिए। ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग क्वांटिटेटिव टूल था। और रूपकुंड लेक की डिस्कवरी,
उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? ये एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री थी। एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक के पास सैकड़ों एंशिएंट स्केलेटन्स बिल्कुल अच्छे से प्रिजर्व थे। राइट। मजुमदार की डिस्कवरी ने इस अद्भुत पजल को दुनिया के सामने लाया। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी साइंटिस्ट्स को फैसिनेट करती है। लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने अपने काम में कल्चरल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कैसे बैलेंस किया? बिल्कुल परफेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, वो एक कम्युनिटी के सोशल स्ट्रक्चर और रिलीजन को स्टडी करते, कल्चरल पार्ट, और साथ ही वो उनके ब्लड ग्रुप्स और फिजिकल फीचर्स को भी स्टडी करते, फिजिकल पार्ट। वो इन दोनों को एक इंसानी ग्रुप को समझने के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे, जो उनके टाइम के लिए एक बहुत यूनिक और होलिस्टिक अप्रोच था। इनक्रेडिबल। ओके, चलो उनकी की आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं। पॉज एंड सेबिस। Majumdar was a master field worker who called India a melting pot of races. प्रैक्टिसिंग। In short, D.N. Majumdar, the master field worker, ने गहरी कल्चरल फील्ड वर्क को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ शानदार तरीके से कंबाइन किया। हमें मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस जैसे कॉन्सेप्ट्स और रूपकुंड जैसी लैंडमार्क डिस्कवरीज दी। टॉपिक 7, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ N.K. Bose टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ब्रॉड माइक्रो थीम, द गांधीयन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगले हम एक ऐसे स्कॉलर से मिलते हैं जो सिर्फ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि एक फ्रीडम फाइटर और एक समर्पित गांधीयन भी थे, निर्मल कुमार बोस। वाओ, वो इस डिसिप्लिन में एक यूनिक नेशनलिस्ट और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव लाए। ये एक फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन है। द गांधीयन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये एक ऐसे सोशल साइंटिस्ट की तरह है जो एक गहराई से कमिटेड सोशल वर्कर भी है। सही। वो सिर्फ सोसाइटी को स्टडी नहीं करना चाहते थे, वो उसकी सेवा करना चाहते थे गांधी जी से इंस्पायर होकर। वो फील्ड वर्क, एथनोलॉजी और टेक्स्ट बेस्ड स्टडीज इंडोलॉजी को एक साथ लाने में विश्वास रखते थे। बिल्कुल सही तरीका है उन्हें देखने का। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन। N.K. बोस एक प्रमुख एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में एक यूनिकली इंडियन ट्रेडिशन बिल्ड करने में की रोल निभाया, जो कॉलोनियल या वेस्टर्न मॉडल से अलग थी। ठीक है। बैकग्राउंड, वो गांधीयन विचारों से गहरी तरह से प्रभावित थे और कुछ समय के लिए गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। नेशनलिज्म और सोशल सर्विस के प्रति ये कमिटमेंट उनके पूरे एकेडमिक आउटलुक को शेप करती है। ओके। कोर लॉजिक, फंक्शनलिज्म एंड सिविलाइजेशन। उनके काम का कोर लॉजिक फंक्शनलिस्ट अप्रोच फॉलो करता था। मतलब वो सोसाइटी को एक सिस्टम के रूप में देखते थे जहां हर हिस्से का एक फंक्शन होता है। ठीक है। उन्होंने इसे सिर्फ छोटी ट्राइब्स पर ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन सिविलाइजेशन पर अप्लाई किया। उनका सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क ओडिशा के जुआंग्स पर था, लेकिन वो इतने वर्सेटाइल थे कि उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर से लेकर कैलकाटा शहर तक सब कुछ स्टडी किया। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से आया जो उन्होंने 1941 में प्रपोज किया, द हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन। ये क्या है? उन्होंने समझाया कि जब ट्राइब्स शक्तिशाली हिंदू पड़ोसियों के संपर्क में आती हैं तो वो धीरे धीरे और शांति से कास्ट सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, आमतौर पर सबसे नीचे एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक रोल लेकर। अच्छा। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि कास्ट सिस्टम इतने लंबे समय तक इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसने अपने नॉन कम्पेटिटिव हेरिडिटरी स्ट्रक्चर के जरिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रदान की। तो इसका कंक्लूजन? N.K. बोस के काम ने एक यूनिक फंक्शनलिस्ट और नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रदान किया। उन्होंने ट्राइब्स की माइक्रो लेवल फील्ड स्टडीज और इंडियन सिविलाइजेशन की मैक्रो लेवल टेक्सचुअल स्टडीज के बीच के गैप को बेहतरीन तरीके से भरा। ये ट्राइबल अब्जॉर्प्शन का आइडिया बहुत बड़ा है, इससे बहुत कुछ समझ आता है। ओके, क्वेश्चन टाइम। क्या आप हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन को थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकती हैं? ये उनकी थ्योरी है कि ट्राइब्स कैसे लार्जर हिंदू सोसाइटी में इंटीग्रेट होती है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये कोई हिंसा वाला प्रोसेस नहीं था बल्कि एक धीमा इकोनॉमिक प्रोसेस था। ओके। एक ट्राइब एक हिंदू गांव के कांटेक्ट में आती, उनकी भाषा और कुछ रिचुअल्स अपनाती और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसी क्राफ्ट या सर्विस ले लेती जो मौजूदा कास्ट से कम्पीट ना करे। समय के साथ वो सिस्टम में एक और कास्ट बन जाती। और उनके अनुसार कास्ट सिस्टम इतनी सदियों तक क्यों चला? उनका मानना था कि ये उसके इकोनॉमिक फंक्शन के कारण था। कास्ट सिस्टम ने एक नॉन कम्पेटिटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक वंशानुगत काम था। इससे एक तरह की सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती थी जिसने सिस्टम को काफी स्टेबल बनाया। वो एक गांधीयन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे थे? उनके काम में इसका क्या मतलब था? उनका अप्रोच गांधी जी के आदर्शों जैसे सोशल सर्विस, सेवा, नेशनलिज्म और इंडिया को गांव से समझने से गहरी तरह से प्रभावित था। वो पहले एक सोशल वर्कर और नेशनलिस्ट थे और उनकी एंथ्रोपोलॉजी उस बड़े काम के लिए एक टूल थी। वो इसे सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं मानते थे। और उनका एथनोलॉजी और इंडोलॉजी को एक साथ लाने से क्या मतलब था? इसका मतलब है फील्ड वर्क, जिसे वो ट्रैवलर्स टेल्स कहते थे, को एंशिएंट टेक्स्ट्स की स्टडी यानी पंडित्स लोर के साथ जोड़ना। उनका मानना था कि आप इंडियन सोसाइटी को सिर्फ एक चीज करके पूरी तरह नहीं समझ सकते। आपको जमीनी पर्सपेक्टिव और गहरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दोनों चाहिए। लास्ट सवाल, उनके फील्ड वर्क में क्या यूनिक था? आपने कहा वो वर्सेटाइल थे। उसकी शेयर डाइवर्सिटी। ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं। बोसे ने ट्राइब्स, जुआंग्स, शहर कैलकाटा, कास्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी के जरिए एंशिएंट हिस्ट्री भी स्टडी की। वो एक तरह की स्टडी तक सीमित नहीं थे, उनका कैनवस पूरी इंडियन सिविलाइजेशन थी। फैंटास्टिक। टाइम टू प्रैक्टिस इज बिग आइडिया। Pause and practice saying, N.K. Bose gave the concept of the Hindu method of tribal absorption. Practice saying, इन शॉर्ट, N.K. Bose, द गांधीयन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ने हमें हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट दिया और कास्ट सिस्टम के बने रहने के लिए एक शक्तिशाली इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन दिया। Topic 8.
Discuss the contribution of M.N. Srinivas to Indian anthropology. ब्रॉड माइक्रो थीम, द मास्टर थ्योरिस्ट। ओके अब हम उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं जो शायद 20th सेंचुरी के सबसे मशहूर और प्रभावशाली इंडियन सोशल साइंटिस्ट हैं, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। उन्होंने हमें वो भाषा दी जिसे हम आज इंडिया में सोशल चेंज को डिस्कस करने के लिए यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। अगर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एक बिल्डिंग है तो श्रीनिवास वो आर्किटेक्ट है जिन्होंने उसके सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस कमरे डिजाइन किए। ही वॉज द मास्टर थ्योरिस्ट। सही। उन्होंने सिर्फ सोसाइटी को डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने हमें पावरफुल कंसेप्चुअल टूल्स दिए, जैसे ब्लूप्रिंट्स, ये समझने के लिए कि वो कैसे बदल रही थी। एक सोशल आर्किटेक्ट, मुझे ये पसंद आया। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन। M.N. श्रीनिवास को वाइडली बेहतरीन इंडियन सोशल साइंटिस्ट्स में से एक माना जाता है। उनके कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि इंडिया में आम बोलचाल में भी आ गए हैं। सही बात है। बैकग्राउंड। उन्होंने अपनी D.Phil ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, जहां वो महान A.R. रैडक्लिफ ब्राउन और E.E. एवंस प्रिचर्ड के स्टूडेंट थे, तो उनके पास दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग थी। ठीक है। कोर लॉजिक, फील्ड व्यू ऑफ कास्ट। उनके काम का कोर लॉजिक था कास्ट, रिलीजन और सोशल मोबिलिटी में गहरी रुचि, जिसे इंटेंसिव फील्ड वर्क के जरिए स्टडी किया गया। उनका काम कास्ट के पुराने स्टैटिक बुक व्यू को सीधी चुनौती था। अच्छा। रामपुरा और कुर्ग के गांव में किया गया उनका फील्ड वर्क उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज का आधार बना। और उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया में उन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर रामपुरा गांव की अपनी स्टडी से उन्होंने दुनिया को डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया। इन दो कॉन्सेप्ट्स ने कास्ट सिस्टम में पावर और चेंज की स्टडी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन के प्रभाव को भी समझाया। तो इसका कंक्लूजन? M.N. श्रीनिवास ने वो की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स दिए जिन्होंने कास्ट की स्टडी को एक स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल से एक डायनामिक फील्ड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिव्ड रियलिटी में बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि कास्ट को वैसा ना देखें जैसा किताबों में लिखा है, बल्कि वैसा देखें जैसा गांव में जिया जाता है। संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट ऐसे टर्म्स हैं जो मैंने सच में सुने हैं। ये उनका इम्पैक्ट दिखाता है। ओके, टाइम फॉर क्वेश्चंस। ये डोमिनेंट कास्ट असल में क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक खास गांव या क्षेत्र में एक ऐसी कास्ट है जिसके पास पावर है। ये पावर 3 चीजों से आती है। 1, वो संख्या में ज्यादा है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। 2, उनके पास बहुत जमीन है, इकोनॉमिक पावर। और 3, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। अच्छा। इस डोमिनेंस के कारण गांव की दूसरी कास्ट अक्सर उसके कस्टम्स की नकल करती हैं और वो पूरे इलाके का सोशल टोन सेट करती है। ओके, और संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बीच की डिफरेंस क्या है? संस्कृताइजेशन तब होती है जब एक लोअर कास्ट एक हायर कास्ट के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को अपनाती है ताकि ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर सोशल लैडर पर ऊपर जा सके। राइट। दूसरी तरफ वेस्टर्नाइजेशन वेस्ट के लाइफस्टाइल, वैल्यूज, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को अपनाने का प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी कास्ट को प्रभावित करता है, सिर्फ लोअर कास्ट को नहीं। श्रीनिवास ने एक मशहूर बात कही थी, कुछ इस तरह की, द कास्ट सिस्टम इज डाइंग बट कास्ट इज नॉट। उनका क्या मतलब था? एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। उनका मतलब था कि कास्ट सिस्टम का पुराना रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसमें प्योरिटी और पोल्यूशन के सख्त नियम थे, कमजोर हो रहा है। द सिस्टम इज डाइंग। लेकिन कास्ट आइडेंटिटी खुद, एक कास्ट ग्रुप से बिलोंग करने का एहसास मजबूत हो रहा है, खासकर मॉडर्न पॉलिटिक्स में जहां लोग एक कास्ट ब्लॉक के रूप में वोट करते हैं। तो कास्ट इज नॉट डाइंग, फॉर्म बदल गया है लेकिन आइडेंटिटी अभी भी पावरफुल है। उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी की भी बात की, एक एग्जांपल दे सकती हैं? ऑफ कोर्स, वर्टिकल सॉलिडारिटी एक गांव में अलग अलग कास्ट के बीच की एकता है, जैसे ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम में जहां एक किसान, एक कुम्हार और एक पंडित सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी एक ही कास्ट के अंदर की एकता है लेकिन अलग अलग गांवों में। फॉर एग्जाम्पल, जब कई गांव से एक ही कास्ट के लोग एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं रिजर्वेशन कोटा के लिए लॉबी करने के लिए। गॉट इट। तो आपके हिसाब से उनका सबसे बड़ा सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने इंडिया में सोशल चेंज को समझने के लिए पावरफुल फील्ड बेस्ड कंसेप्ट्स दिए। उन्होंने दिखाया कि कास्ट सिस्टम स्टैटिक या रिजिड नहीं था जैसा कि किताबों में कहा गया था, बल्कि लगातार बदल रहा था, अडेप्ट कर रहा था और पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल से भरा हुआ था। परफेक्ट। चलो उनके 2 सबसे फेमस आइडियाज को प्रैक्टिस करते हैं। पॉज एंड से देम अलाउड। संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट प्रैक्टिसिंग। इन शॉर्ट, M.N. श्रीनिवास द मास्टर थ्योरिस्ट ने हमें संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट के गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स दिए, जिससे हमेशा के लिए इंडियन कास्ट सिस्टम को समझने का तरीका बदल गया।